गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विकास है ऑनलाइन क्लासेस। पिछले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द वायरसेप्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, और हमने आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए असाइनमेंट के तौर पे दिए थे। आई होप कि सबने सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन जो सॉल्व नहीं कर पाए होंगे, अगर कोई दिक्कत आई होगी तो हमने उनको सॉल्व कर दिया हुआ है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं पहले उन्हीं क्वेश्चन को, फिर उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे। पहली प्रॉब्लम क्या थी? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट से O ड्यू टू दिस अरेंजमेंट। देयर इज ए स्ट्रेट कंडक्टर एंड ए सेमी सर्कुलर कंडक्टर। ड्यू टू दिस अरेंजमेंट वी हैव टू फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। तो दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड वायरसेप्ट लॉ की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। तो दोस्तों, अगर हम इस PQ और ST अगर इनकी बात करें तो इसमें जो हमारे पास dl बनता है और जो हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर बनता है, डिस्टेंस वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों के अंदर एंगल कितना हो जाएगा? दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाता है। तो फिर हमारे पास ड्यू टू दिस PQ एंड ST हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना बन जाएगा? D इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl बाय r स्क्वायर sin 0 डिग्री। क्योंकि dl और r वेक्टर में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया? फिर sin 0 means 0 and 0 multiplied by anything becomes 0. So the magnetic field at point O due to this part of the conductor PQ and ST is 0. Now let's talk about this semicircular part. For that, let us consider a small element dl on this circular part. The magnetic field due to this small element dl, dB is equal to mu naught from 4 pi I dl by r square sin theta. Here theta, angle between r and dl is 90 degree. Therefore becomes sin 90. And sin 90 is equal to 1. But we are left with mu naught upon 4 pi I dl by r square. दोस्तों, ये छोटे से एलिमेंट dl की वजह से अगर पूरे कंडक्टर QRS की वजह से फाइंड करना है, what we have to do? We have to integrate it. तो दोस्तों, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेट करना हो तो मैथमेटिकल पार्ट आ गया। टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी कितना होगा? dB का इंटीग्रेशन मींस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl बाय r स्क्वायर का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगानी पड़ेगी। लिमिट्स कहां से कहां तक है? 0 से b, और इधर 0 से लेके कितनी लेंथ हो जाएगी हमारी? पूरा सर्कल होता तो हम कहते हैं 2 पाई r। ये आधा सर्कल है, सेमी सर्कल, तो कितनी हो गई? पाई r। दैट मींस 0 टू पाई r। अब सोल्व करेंगे। म्यू नॉट 4 पाई I r स्क्वायर, ऑल आर कांस्टेंट्स कम्स आउट एंड dl इंटीग्रेशन, दैट इज द लेंथ l मींस पाई r। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू पाई r, पाई कैंसिल विद पाई, 1 r कैंसिल विद 1 r। व्हाट वी आर लेफ्ट विद? We are left with mu naught of I upon 4r. This is the net magnetic field present at point O due to this PQRST current element. दोस्तों, ये हमारी पहली प्रॉब्लम थी। और जो दूसरी प्रॉब्लम थी, we were having two circular current loops having current I flowing through them and each of radius r. What is the net magnetic field? तो दोस्तों, हम दोनों का at the center, दोनों का magnetic field फाइंड करने की कोशिश करें। तो let's say this coil is P, then magnetic field due to P is mu naught I upon 2r, the direct formula for magnetic field at the center of the current loop. dP is equal to mu naught I upon 2r, and direction, toward the conductor, your right hand direction is in the upward direction. This is dP. Again, due to Q over the conductor, your right hand, the direction BQ, this one, and the value BQ is equal to mu naught I upon 2R. Again, because same dimension है, same current है,
तो BP एंड BQ का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर। To find the net magnetic field due to these two, what we have to do? Vector sum. We have to do vector sum. पैरेललोग्राम लॉ लगा लो, चाहे ट्रायंगल लॉ लगा लो। क्या होता है तो B is equal to यानी कि P is equal to R is equal to P square plus Q square plus 2PQ cos theta. Here theta is 90 degree, so cos 90 0 हो गया, so 2PQ cos 90 वाला पार्ट हट जाएगा, P square plus Q square का स्क्वायर रूट बचेगा। That means BP square plus BQ square का स्क्वायर रूट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दोनों सेम है तो 2 हो गया, टोटल करने पे 2 ऑफ द म्यू नॉट I upon 2R होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, लेकिन ये 2 है, इसका स्क्वायर नहीं है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, बट वी आर लेफ्ट विद B is equal to म्यू नॉट I upon 2R into root 2. This will be the net magnetic field. B, अगर डायरेक्शन फाइंड करना है थीटा, तो यूज द रिलेशन फॉर tan theta is equal to perpendicular to hypotenuse. Perpendicular means BP upon PQ. Here in this situation BP and BQ are equal in magnitudes, therefore this will turns out to be 1. Therefore tan theta is equal to 1 means theta is equal to 45 degree. दोस्तों जरूरी नहीं है कि दोनों में सेम करंट हो, they can have different current also. I to I root 3I, तो अकॉर्डिंगली हमारा मैग्नीट्यूड वेरी कर जाएगा, बट डायरेक्शन सेम रहेगी BP एंड BQ। तो उस तरह से हमारा थीटा डिफरेंशिएट कर जाएगा, क्योंकि थीटा अगर B की मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो डिवाइड करके जो आएगा वही वैल्यू आएगी। मतलब सपोज से B ज्यादा है तो ये हमारा 1 से ऊपर हो जाएगा, अगर BQ ज्यादा है तो ये 1 से नीचे हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली हमारी थीटा की वैल्यू वेरी कर जाएगी, जिससे ये I और PI अगर डिफरेंट हो जाते हैं। If they are having same current then same values. Similarly अगर रेडियस डिफरेंट हो जाते हैं तब भी हमारे पास B चेंज हो जाएगा, क्योंकि B जो है I और R पे डिपेंड कर रहा है। दोनों में से कोई भी चेंज होगा तो वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। तो ये हमारी जो पिछली प्रॉब्लम्स थी उनके सॉल्यूशंस हैं। आज हम शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक। दोस्तों आज हम करने वाले हैं फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स, कि अगर हमारे पास दो पैरेलल कंडक्टर हैं और उनमें करंट फ्लो कर रहा है तो क्या वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो कितना लगाएंगे और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये आज हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। तो शुरू करते हैं। लेट अस से वी आर हैविंग टू पैरेलल कंडक्टर्स of length L and current I flowing through them. दोनों में I current flow कर रहा है और डिफरेंस क्या है तो I1 I2 कर लेते हैं। Let's say conductor 1 has current I1, conductor 2 has current I2, तो इनको लेवल कर देते हैं। ये कंडक्टर 1 हो गया, ये कंडक्टर 2 हो गया। Sometimes we can level them with A and B, then IA and IB। तो दोस्तों ये दोनों करंट कैरी कंडक्टर आमने सामने पड़े हैं एट ए डिस्टेंस से D अपार्ट। तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाना शुरू कर देंगे। क्यों फोर्स लगाएंगे? क्योंकि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है तो इसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है मूविंग चार्ज ही होता है, तो वो फोर्स लगना शुरू हो जाता है। फोर्स कितना होता है? दैट इज I L B sin थीटा, I L B sin थीटा, where theta is the angle between length element and length vector and magnetic field. Here in this situation magnetic field is downward direction and current is parallel, so length element is also in the parallel,
So what happens? Angle between magnetic field and length element is 90 degree. Sin 90 is 1. So F comes out to be ILP. अगर ये किसी और एंगल पे होगा तो अकॉर्डिंगली वो वैल्यू आ जाएगी. So this is the force acting on a current carrying conductor lying inside the magnetic field. तो यहाँ दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ ये दोनों करंट एलिमेंट्स हैं, परंतु ये एक दूसरे पे they will exert force on each other. कैसे फोर्स लगाएंगे, कितनी लगाएंगे? Let's check it out. So we know that whenever there is a current, there is a magnetic field. So consider the case 1. Conductor 1 has a current I flowing through it, I1 flowing through it, and hence has a magnetic field around it. कितना magnetic field होगा? That will be given by Ampere's second law. B dot dl is equal to mu naught times of the I1. Let's say that the conductor 1 is exerting a magnetic field on 2. The current I1 is exerting a magnetic field on I2. So what is the magnitude of that magnetic field? That will be, say, draw the empirical loop. Because we are going to find the magnetic field at P on the conductor 2. So drawing an empirical loop, what is the perimeter now? It's 2 pi d. So B into 2 pi d इंटीग्रेट हो गया, क्योंकि B कांस्टेंट है, dl का इंटीग्रेशन 2 pi d is equal to mu naught I 1. So B is equal to mu naught I1 upon 2 pi d. This is the magnetic field of the conductor 1. So I will write it 1. Now direction of magnetic field is over the conductor. That means from here perpendicularly inward direction. Perpendicularly inward direction. And the direction of dl, that is also inward. क्योंकि लूप के ऊपर ही dl है, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो भी अंदर को ही जाएगा. So B और dl के बीच में एंगल 0 है, तो B dl cos 0 इसलिए cos 0 1 हो गया, हमने इसलिए इसको लिखा नहीं था. तो ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड क्लियर हो गया कि ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है. और अगर ये करंट I2 मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा. कितना फोर्स लगेगा? से F is the force experienced by it will be equal to I L B. Now this force is actually acting because of the one. अगर ये नहीं होता तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये फोर्स नहीं होता. Means we can say the force acting on 2 due to 1 F21 will be equal to, क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे I2 करंट है और V1 मैग्नेटिक फील्ड है. V1 मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो फोर्स नहीं लगता, I2 नहीं होता तो फोर्स नहीं लगता, तो इसका मतलब I2 और V1 आर द मेन रीजंस. सब्स्टिट्यूट वैल्यू V1 F21 is equal to I2 L mu naught I1 upon 2 pi t. थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दूं तो F21 is equal to mu naught I1 I2 by 2 pi d into L. दोस्तों L को इधर ले आओ तो F21 by L, ये हमारे पास बन गया फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 पर यूनिट लेंथ, that is equal to mu naught I1 I2 by 2 pi d. This is the force experienced by the conductor 2 due to the conductor 1. दोस्तों डायरेक्शन फाइंड करने की कोशिश करें. The direction will be given by Fleming's left hand rule. तो लगा के देखते हैं. First finger magnetic field is in the upward direction. Second finger current is in the upward direction. Thumb gives the direction of the magnetic field, force, and hence a force F21 acts toward the conductor 1. Let's talk about the similar structure for I1 also.
कि अगर I1 पे फोर्स चेक करना ड्यू टू I2, लेट्स चेक इट आउट। इसको रहने देते हैं, लास्ट रिलेशन कंपेयर करने के लिए हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं। लेट्स से नाउ conductor 1 is lying in the magnetic field of the conductor 2. So magnetic field at Q due to conductor 2 कितना हो जाएगा, से B2 dl dot dl integration is equal to mu naught times I2। तो B2 into अगेन 2 पाई d ही होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो 2 पाई d इज इक्वल टू म्यू नॉट I2, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई d। सो कंडक्टर I1, conductor 1 having current I1 lying in the magnetic field B2 will experience a force, say now F1 to force experienced by 1 due to 2 is equal to ILB, means I1 LB2। F12 is equal to I1L mu naught I2 upon 2 by ID। Rearranging F12 is equal to mu naught I1 I2 upon 2 by D L, और F12 by L means small f1 कर देते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d। दोस्तों मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों इक्वल हैं, दैट मींस द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 ड्यू टू 2, and this is obeying Newton's third law। For every action there is equal and opposite reaction। If one is providing action on the 2, then 2 is providing the reaction on the 1। Impact make and different, दोस्तों इम्पैक्ट अलग अलग हो सकते हैं लेकिन फोर्स सेम है, न्यूटन का थर्ड लॉ। एप्पल और अर्थ के बीच में अगर फोर्स फाइंड करें, द अर्थ इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एप्पल, एप्पल इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अर्थ। इक्वल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज एक्टिंग on both. Earth is experiencing the same force as is experienced by the apple due to each other. But when we release the apple and earth remains still and apple moves toward the earth. Reaction and action are equal, but their impacts can be different. Their effects can be different. Apple moves here because its mass is very less as compared to the earth, and hence it gained momentum very large as compared to the earth. Therefore, earth do not move and apple move. The same thing, the force acting on 2 due to 1 is equal to the force acting on 1 due to 2. That is obeying the Newton's third law. Now let's find out the direction of the force acting on 1. So here magnetic field is in, मैं ऐसे पकड़ता हूँ तो fingers upward को आ रही हैं, that means magnetic field is in the upward direction. So apply the Fleming's left hand rule. Magnetic field current like this. So थोड़ा सा फिंगर्स को ट्विस्ट करना मुश्किल और इधर से हो जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड को, करंट ऊपर को, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड हेंस द फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड द 2। Therefore we can say that the like current, parallel currents apply force toward each other, they attract each other। So one conclusion that parallel current attract each other। तो अगर दो वायर्स में से पैरेलल करंट जा रहा है वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे एंड दे कैन join together and can produce spark। Therefore we have to maintain a certain distance so that they could not touch each other। ये हमें प्रिकॉशंस रखनी पड़ेगी अगर हमारे पास पैरेलल करंट्स फ्लो कर रहे हैं। एंटी पैरेलल करंट्स मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। लेट्स चेक आउट द डायरेक्शंस। This is one,
this is 2. Now they are anti-parallel currents. So magnetic field on 2 is downward and magnetic field on 1 is also downward. So let's arrange the figures. Downward magnetic field, upward current. So force is F12, force explained by 1 due to 2 is in the outward direction. Similar way, magnetic field downward, current downward, force outward. So anti-parallel current repel each other. एक दूसरे को repel करेंगे and hence we can say that like currents attract and unlike currents repel each other. दोस्तों like charges और unlike charges में like poles और unlike poles में ये different था, लेकिन यहाँ पे like pole of magnet, like charges they repel each other, but like currents they attract each other. Unlike poles of magnet, unlike charges attract each other, but unlike currents, unparallel current, anti-parallel currents, they repel each other. तो थोड़ा सा ये दोनों में डिफरेंस के तौर पे हम याद कर सकते हैं. So this was all about the force between two parallel currents. दोस्तों इसी का जो रिलेशन बना, ये रिलेशन बन रहा है F mu naught I1 I2 upon 2 pi d. 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो. F21 से mu naught 2 I1 I2 upon 4 pi d. So if I1 equal to I2 is equal to 1 ampere, D is equal to 1 meter, then what is the value of F? F is equal to mu naught upon 4 pi 10 raised to power minus 7 2, बाकी सब 1 हो गया न्यूटन. दोस्तों ये जो हमारे पास है वैल्यू आई फोर्स की, यहां से एम्पियर की डेफिनेशन बन जाती है. क्या डेफिनेशन होती है? The current is said, the current flowing through the parallel wires, the current flowing through the parallel wires lying 1 meter apart is said to be 1 ampere. The currents flowing through the parallel wires lying 1 meter apart is said to be 1 ampere if they exert force on each other equals to the magnitude of 2 into 10 raised to power minus 7 न्यूटन. दोस्तों अगर ये दोनों एक दूसरे पे 2 into 10 raised to power minus 7 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और 1 मीटर अपार्ट पड़े हैं, तो इनमें जो करंट की वैल्यू होगी that value will be called as 1 ampere. So this was all about the force acting between two parallel currents. और एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसके साथ आपके लिए एक असाइनमेंट दे देते हैं. Let us say we have a rectangular loop of sides 25 centimeter by 10 centimeter and having current of 15 ampere flowing through it. And it is kept near a straight current carrying conductor having current 25 ampere flowing through it at a distance of 2 centimeter. Am I clear? 25 centimeter length, 10 centimeter width, and current of 15 amperes flowing through it. A straight conductor having current 25 ampere lying near it, or parallel to the longer side, lying parallel to the longer side at a distance of 2 centimeter. Dear students, find the net force acting on loop. This is for your home assignment. तो है तो वेरी सिंपल, हमारे पास फॉर्मूला है
F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। और हमें डायरेक्शन भी चेक कर लेनी है, इस पे फोर्स लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा क्योंकि साइन 0 हो जाएगा, सॉरी cos 90 हो जाएगा, और इधर भी उस तरह से हो जाएगा। तो यू हैव टू फाइंड आउट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर लूप और करंट कैरिंग लूप से inside a uniform magnetic field. Torque on a current carrying loop टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप। दोस्तों सिंपल सा टॉपिक है क्योंकि हमें फोर्स पता चल चुकी है कि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगती है। तो हम एक लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और चेक करेंगे कौन कौन सी फोर्स लग रही है। इफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस दे विल फॉर्म कपल एंड इफेक्ट ऑफ द कपल इज टॉर्क। एंड वी नो दैट फ्रॉम द 11th क्लास आल्सो वी हैव स्टडीड दैट टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोस्तों ऐसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, जैसे से ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और उसके बीच में हमने रख दिया अपना करंट कैरिंग लूप से A, B, C and D having current I flowing through it. So दोस्तों क्या हुआ? Now this I current is lying in the magnetic field. It will experience a force say FAB. Experience a force कितना? ILB साइन ऑफ एंगल कितना रहेगा B और L में 90 डिग्री। L का मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर से L और ये लेंथ से B। दैट मींस ILB। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द साइड AB। डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी गिवन बाय लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड इधर को हो गया, करंट ऊपर हो गया, फोर्स लगेगी नीचे को। This side will experience a force perpendicularly downward in the plane of the paper. Let's check it out on FBC. FBC, that is ILB sine of 0 degree. Magnetic field भी इधर को, BC भी इधर को, sine 0 means 0. It will not experience any force. FCD ILB, यहाँ पे वैसे B आना चाहिए था क्योंकि लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज B, तो हम वैल्यू सीधा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो ILB साइन ऑफ अगेन 90 डिग्री, दैट मींस ILB, और डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी इस फोर्स की? मैग्नेटिक फील्ड इधर को, करंट नीचे को, डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। नेक्स्ट FDA is equal to again IBB sine of 0 degree means 0. So side BC and side AD experience 0 force and hence the net force on this side is 0. Whereas side AB and side CD are experiencing force ILB each but in opposite direction and different line of action. Therefore, these two forces, equal and opposite forces, makes couple. We also can say that the net force experienced by this group is 0. Translatory force इस पे कोई नहीं लग रही है क्योंकि ये भी equal and opposite. This plus this plus this plus this is 0. But they are equal and opposite and hence forming a couple, and the effect of the couple is a rotational motion. Therefore, a torque will act on it. Torque is equal to either force into perpendicular distance. दोस्तों अब either force तो हमारे पास हो गई ILB और perpendicular distance इन दोनों forces के बीच में कितना हो गया B। तो tau is equal to ILB into B and this tau is equal to IAB. This is the net torque that acts on the loop. दोस्तों अगर ये
स्ट्रेट ना होके थोड़ा सा ट्विस्टेड हो, that means loop is not lying straight but at certain angle theta. दोस्तों सिंपल केस था जब ये परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन में इसका प्लेन जो है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड पड़ा हुआ है, लेकिन अगर ये हल्का सा ट्विस्टेड हो विद सर्टेन एंगल, लेट अस से लाइक दिस, दैट द नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल टू प्लेन मेक्स एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर नॉर्मल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का थीटा एंगल बना रहा है, लेट अस से आई हैव ए बुक लाइक ये तो था नॉर्मल जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा था, लेकिन अगर ये हल्का सा ट्विस्टेड हो लाइक दिस, अब ये दिस वन नाउ लाइक दिस, मेकिंग एंगल 9 थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, मेकिंग एंगल थीटा विद magnetic field, then the angle this one, the plane of the coil making with the magnetic field becomes 90 minus theta. So this angle the plane makes with the, अगर नॉर्मल थीटा एंगल बनाता है तो जो प्लेन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 माइनस थीटा एंगल बनाएगा। अगर ऐसा केस है तो जो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्ट FBC will not be 0 but has value IB sin of 90 minus theta। तो थीटा एंगल चेक करना है, अगली बार 0, so 0 now angle is 90 minus theta, तो sin 90 minus theta, so say IB sin theta। Similarly AD also will have a force IBB, sorry, sin 90 minus theta cos theta। So these two force acting on it, upward force acting on it in the downward direction, they will be equal and opposite and hence cancel each other. They are also the same line of action, so they will also not contribute in the torque also. But let's talk about the force on AB and CD. Force acting on AB again will be in the inward direction, and that FAB will be equal to ILB again sin 90, क्योंकि ये तो अभी भी 90 पे पड़ा है, ये साइड अभी भी। Similarly FCD that is also ILB and hence torque कितना हो जाएगा फिर दोस्तों? Torque will be equal to either force ILB into perpendicular distance। अब perpendicular distance दोस्तों चेंज हो जाएगा, ये अंदर को है ये बाहर को है, तो ये कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 माइनस थीटा। सो इसका जो हमारे पास फोर्स की तरफ जो एंगल है 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा B, क्योंकि B हमारा इस तरफ को है, दिस इज अवर B, यहाँ चेक कर लें, ये हमारा B है, ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, और ये हो गया हमारे पास टॉ इज इक्वल टू B cos 90 minus theta, that means ILB B sin theta, तो टॉ इज इक्वल टू IAB sin theta और टॉ इज इक्वल टू IA क्रॉस B। तो दोस्तों ये हमारे पास हो गया टॉर्क एक्टिंग ऑन ए कॉइल ड्यू टू करंट लाइंग इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड। अब I into A हम पिछले टॉपिक में पढ़ लिया, क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया टॉ इज इक्वल टू m क्रॉस b। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड बैक पर स्क्रू रूल। तो b से b की तरफ को जहाँ a से b की तरफ को, a की तरफ को अगर a ऊपर को है, ठीक है, मैं a इस टाइप है, इस लूप में a नीचे को है, तो नीचे से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आएंगे तो टॉर्क विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन।
एंटी क्लॉकवाइज होता तो टॉर्क विल बी अपर डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फिर क्या हो जाता, ऊपर की तरफ को, जिधर को मैग्नेटिक फील्ड उधर को एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अब इस टाइप पे टॉर्क जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। सो दिस इज द वे टू गिव द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क आल्सो। तो दोस्तों ये आज हमारा टॉपिक था फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन ए कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो हम करेंगे मूविंग कॉइल galvanometer, application of this concept. Thank you students.